अपना कपड़ा थोड़ा सा फाड़ लेगी या फिर फिनाइल पी लेगी और चली जाएगी थाने कि इन्होंने मेरे को असॉल्ट किया, इन्होंने मेरे को मारा पीटा है। अतुल शुभा से सिर्फ एक गलती ये हुई है कि उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए। तू मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी फैमिली को फंसाऊंगी, मैं तुझे फंसाऊंगी। ये बहू जो होती है, उनके जो ससुर होते हैं, उन पर रेप के एलिगेशन लगा देती है। हस्बैंड ये कह रहा था मेरी वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाती है, टेस्टी खाना नहीं बनाती है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। आपने उसको बता दिया ना कि आपके ऊपर इतने केसेस हो सकते हैं, खाना खा ले। मैंने सब बता दिया, खाना खा ले चुपचाप से। लड़के अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो आजकल मैं देख रहा हूँ। घर में ढंग से खाने को है नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड चाहिए। अपनी वाइफ का फ़ोन चेक करोगे कि लाओ दिखाओ तुम किससे बात करती हो, तो वो उसके लिए एक मेंटल क्रूएल्टी मानी जाएगी। वो फिर आपके खिलाफ एक केस फाइल कर देगी। अच्छा, फोन चेक करना भी मेंटल क्रूएल्टी है? चार्जशीट जाएगी कि पुलिस ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा, क्या क्या इसमें विटनेस थे, क्या क्या सीसीटीवी फुटेज जो भी थी। लेकिन अगर पुलिस को छुपाना चाहे तो छुपा सकती है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि मैं शादी करूंगा, और वो नहीं होती शादी। तो उसमें भी क्या लड़के सफर कर सकते हैं? केस हो सकता है, जेल हो सकती है? लड़के सफर नहीं कर सकते, लड़के ही सफर करते हैं। तो हस्बैंड के पास कोई राय है, मतलब उपचार नहीं है बचने का? अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूं, कुछ बस एक्सेप्ट डिवोर्स। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज। और इन खबर के दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हम कुछ खास मेहमान के साथ आए हैं और कुछ खास बातें करेंगे और थोड़ा सा लीगल एडवाइस लेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप लीगल इन्फ्लुएंसर उमर अली। उमर सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप सर? आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एज यू नो माय नेम इज उमर एंड आई एम अ लीगल इन्फ्लुएंसर एंड आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस पास्ट 3 years। और जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लीगल बातें के नाम से, जहाँ पर सिर्फ मेरा एक एम ये है कि लोगों को उनके लॉ के बारे में अवेयर करना। जी बिल्कुल। और ये अवेयरनेस आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है, क्योंकि एक केस आपने भी सुना होगा, अतुल सुभाष, जो बहुत ट्रेंड कर रहा है इस मामले में। और हर जगह अगर आप कुछ भी फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कोई न्यूज़ चैनल भी उठाएं तो अतुल सुभाष का एक नाम आता है। तो पहला सवाल आपसे यही कि अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा? अब ये तो कोर्ट पर वेरी करता है कि क्या अब अभी एविडेंस है। अब क्या, अब जैसे कि उनकी सामने हमने देखा कि सुसाइड नोट मिले हैं, और जो हमने देखा है कि उन्होंने वीडियो बना के गया है, तो लीगल टर्म एक वर्ड यूज़ किया जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि एक बहुत बड़ा प्रूफ माना जाता है कोर्ट के लिए। डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 में डिफाइन कर रखा है। बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर मरने से पहले अगर उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन दे के गया है, कोई सुसाइड नोट के छोड़ कर गया है, कोई वीडियो बना कर गया है, तो उसको सच माना जाएगा और इस पर इसको एक बहुत बड़ा एविडेंस माना जा सकता है। जी, तो मतलब अभी ये कोर्ट डिसाइड करेगा कोर्ट कि... डिसाइड करेगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो अतुल सुभाष की वाइफ थी निकिता सिंघानिया, उनके अगेंस्ट और उनके काफ़ी रिलेटिव के अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड के अंडर एफआईआर लॉन्च हो गई है, जो कि अभी अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब ये वेरी करता है, अब ये पूरा ट्रायल चलेगा। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कन्विक्शन के चांस बहुत कम है। अगर कोर्ट कन्विक्ट कर देती है तो उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब ये कोर्ट के ऊपर वेरी करता है। मैक्सिमम और मिनिमम कितना इसमें प्रावधान है जेल का? इसमें ये कोर्ट के ऊपर वेरी करता है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम 2 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक, ये हमारा लॉ लॉ कहता है। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अतुल सुभाष से गलती क्या हुई? देखिए, इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि अतुल सुभाष से सिर्फ एक गलती ये हुई है कि उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, अकॉर्डिंग टू मी कमिटेड सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब देखिए, अब बहुत सारे, सिर्फ अतुल सुभाष नहीं, अतुल सुभाष के अलावा भी और सारे काफ़ी लोग हैं जो इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप सुसाइड करते हो तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, आपके फैमिली का होगा। इसमें आपकी वाइफ का क्या होगा आप बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे कुछ महीनों तक के लिए जेल हो जाएगी, देन बाद में उसको बेल भी मिल सकती है, और बाद में फिर वो किसी और के साथ रीमैरी कर लेगी और फिर उससे सारी चीज़ क्लेम कर सकती है फिर। तो ओवरऑल अतुल सुभाष की मेरी राय इसमें ये है कि उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था। अगर आप इसमें डीप में जाओगे तो इसमें गलती है, तो गलती है हमारे कुछ लॉज की, जो बिल्कुल एक फेवर में बात करते हैं। क्योंकि हम, जैसे कि आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया है, जिसका मैक्सिमम वुमेन बहुत मिसयूज करती है। और इस केस में भी यही हुआ। जैसा कि आपने देखा कि अतुल सुभाष के अगेंस्ट कितने सारे केसेस उन्होंने फाइल कर रखे थे। आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि 7-8
तरीके के अलग अलग तरीके से उन केस फाइल कर रखा था, जो कि किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत बड़े टॉर्चर की तरह माना जाएगा। तो इसमें यही है कि, और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अब जो जो कुछ लॉज है जो बने हुए हैं, उसमें जो वुमेन है वो लॉ को एक वेपन की तरह यूज कर रही है, तो ये चीज गलत है। और अगर इस केस में कुछ गलत है तो कुछ लॉज गलत है। बाकी अतुल सुभाष को मेरे हिसाब से सुसाइड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुसाइड कुछ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सुसाइड कोई सॉल्यूशन है नहीं। जी, बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बट उमर भाई की अगर हम बात करें अतुल की, तो जिस तरीके से मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा वो लोग झेल रहे थे उस समय, जिस हिसाब से उन्होंने वीडियो में बताया, वो ट्रॉमा, वो केसेस, इतने सारे केसेस उन पे लगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो शादी है, वो एक एलिमनी बिज़नेस चल बनता जा रहा है? बिजनेस मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। इसको आप एक्सटॉर्शन की तरह देख सकते हो कि एक मतलब लॉ का यूज करके उसको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है कि अगर तू मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी फैमिली को फंसाऊंगी, मैं तुझे फंसाऊंगी, तेरे भाई को फंसाऊंगी, जो कि हम नॉर्मली केसेस में देखते भी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ नॉर्मली इसी तरह के केसेस आते हैं। अब देखिए मैक्सिमम केसेस अगर मैं बात करूँ तो फॉल्स फाइल होते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें लॉ ही ऐसे बने हुए फ्रेम हो चुके हैं जिसमें हस्बैंड कुछ कर नहीं सकते हैं। बस हस्बैंड के पास ये ऑप्शन बच जाता है कि डिवोर्स ले सकता है, लेकिन अगर हस्बैंड डिवोर्स भी लेगा तो जब तक प्रोसीडिंग चलेगी तब तक उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब डिवोर्स के केसेस तो आपने देखा होगा, कई 5-5 साल 6-6 साल चलते रहते हैं। तो एक तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट कर देती है तो एलिमनी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ एक हस्बैंड के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है, तो जो कि हमारे जितने भी लॉज मेकर है उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और स्पेशली मेरी ओपिनियन ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है हमारा, उसको जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए, जो जिसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, बिल्कुल, आपने कहा मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उमर भाई, अभी आपने कहा कि पति को डाइवोर्स ले लेना चाहिए। डाइवोर्स के में भी बहुत सारी बातें आती हैं कि मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूँगी, केस लंबा चलता रहेगा, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें मैं कहूँगा कि 11-12 साल, 14 साल कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है। तो मेंटल टॉर्चर जो ये है, क्या कोर्ट इसको नहीं समझता कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान है, जो एक पति है, जो डाइवोर्स का पिटीशन लेके आया है आपके पास, क्या कोर्ट नहीं समझ सकती कि ये जो है केसेस थोड़े से प्रोसेस जो है एक्सपेडाइट होना चाहिए, इस पे थोड़ी कम डेट्स मिलनी चाहिए, क्योंकि 14 साल अगर आप डाइवोर्स लेने में लगा लेंगे तो आपकी लाइफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ, बेसिकली जो हमारा डिवोर्स जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक म्यूचुअली और दूसरा कंटेस्टेड। हुँ। म्यूचुअली मतलब जो हम नॉर्मल आपसी सहमति से, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर उन लोगों की नहीं बन रही है तो उन लोगों ने आपस में सेटलमेंट किया कि हाँ ठीक है, आप मुझे इतना पे कर देना, इतना मेंटेन, आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके। और कोर्ट में इसमें दो दो पिटीशन फाइल होती है, दो मोशन होता है, एक फर्स्ट मोशन, फिर 6 महीने का टाइम दिया जाता है, ताकि कोर्ट ये टाइम इसलिए देती है कि एक बार आप सोच लो कि आप सच में अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हो। अगर उनको लगता है तो दोबारा सेकंड मोशन फाइल होगा, कोर्ट ग्रांट कर देती है। इसमें अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो 1 साल में ये निपट जाता है। लेकिन जो दूसरा जो है वो है कंटेस्टेड। इसमें किसी भी पार्टी को प्रूव करना पड़ता है अपना ग्राउंड। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूँ या अपने पति से खुश नहीं हूँ तो आप मुझे ग्रांट कर दो, नहीं, कोर्ट ऐसे ग्रांट नहीं करेगा। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखोगे तो सेक्शन 18, तो उसमें काफ़ी सारे ग्राउंड दे रखे हैं, जैसे अडल्ट्री हो गया, जैसे डजेशन हो गया, क्रुएलिटी हो गया, और रिनंसिएशन हो गया, और भी अराउंड 8 ग्राउंड दे रखे हैं। लेकिन आपको अपने ग्राउंड को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड को प्रूव करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप मान लो अगर आप कंटेस्टेड पिटीशन फाइल करते हो, से फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड जा रहा है कि मैं अपनी वाइफ से परेशान हूँ, या मुझे मेरी वाइफ मेरी मेंटल क्रुएलिटी करती है मेरे ऊपर, या फिजिकल क्रुएलिटी किसी भी तरीके की, वो जाता है, अब कोर्ट में केस फाइल करेगा। आप जानते हो कि कितने हमारे केसेस पेंडिंग है, तो कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि सारे केसेस को छोड़कर आपके ऊपर फोकस करने लग जाएगा। अभी के टाइम पर अराउंड 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। तो आप, डाइवोर्स के? नॉट ओनली डाइवोर्स, मतलब सारी चीज़ को मिला के, अब फिर क्या होगा, कोर्ट फिर आपको एक डेट देगी, फिर सेकंड पार्टी को समन जाएगा, सेकंड पार्टी आने में कई बारी देर कर देती है, कई डेट पे आती नहीं है। अब ऐसे ये चलते चलते ना चला जाता है, कई 5-6 साल चल जाता है। लेकिन अब इसमें वाइफ करेगी क्या? अगर आपने डिवोर्स केस डाल दिया तो वाइफ क्या करेगी? वाइफ आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देगी, आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर देगी। तो आप देते रहो अपने मेंटेनेंस वाइफ को,
तो जैसे कि आपने कहा कि अगर हम डाइवोर्स पिटीशन डालते हैं तो वाइफ हमारे पास हमारे को लेके कई और केसेस डाल देती है। तो जो जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, अगर लड़की उनके पास जाती है तो वो कहती है कि इसमें रिलेटिव्स को भी ऐड कर दो या इनके खिलाफ भी केसेस कर दो, ये वाला केसेस भी कर दो, वो केस भी कर दो। तो क्या हम कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस सिस्टम में कि आप और बढ़ावा दे रहे हैं डाइवोर्स केसेस को बढ़ने के लिए कि आपको पैसा मिलेगा? अब मैं क्या बोलूँ, अब कई केसेस में मैंने ये भी देखे जाते हैं कि बहू जो होती है, अपने जो उनके जो ससुर होते हैं, उन पर रेप के एलिगेशन लगा देती है, छेड़छाड़ के एलिगेशन लगा देती है। मेरी या किसी की भी ओपिनियन देखा जाए, तो एक ये लॉयर का ये काम नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे लॉयर करते हैं या सारे एडवोकेट करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उनको समझाओ, या फिर जो भी एक प्रॉपर लीगल वे है, आप उनको वो बताओ। आप ये नहीं है कि आप जो चीज़ उस लेडी के साथ हुई नहीं है, आप उस चीज़ को के लिए सजेस्ट करने लग जाओ। देखिए, डिवोर्स एक छोटी-मोटी कोई चीज़ नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? डिवोर्स कोई एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने गुड्डा-गुड़िया का खेल या बच्चों का खेल नहीं है कि आपने एक बारी शादी कर ली, एक बार छोड़ दिया। एक लेडी ने मुझे कॉल किया था, वो मुझसे कहती है कि सर मुझे वो मुझे डिवोर्स चाहिए, आप मुझे डिवोर्स के बारे में बता दो। तो मैंने कहा डिवोर्स क्यों चाहिए आपको? यार मेरा पति मुझे घुमाता नहीं है, मेरा अच्छा। पति मुझे घुमाता नहीं है, मेरा पति मुझे रेस्टोरेंट में नहीं ले जाता है। तो अब बताओ, ये इस तरह के कोई रीज़न हो सकते हैं? मेरा पति मुझे ट्रिप पर नहीं ले जाता है। कई बार हस्बैंड वाइफ भी कुछ गलती करते हैं, जैसे कि आजकल देख रहे होंगे अडल्ट्री बहुत चल रहा है, तो कुछ रीज़न होते हैं जो ग्राउंड का वजह बनते हैं। जैसे कि अगर क्रुएलिटी एक तो हो गई, आजकल जो सबसे ज़्यादा रीज़न है वो अडल्ट्री। अब अडल्ट्री में वाइफ भी रहती है, हस्बैंड भी रहता है, लेकिन सफ़र ज़्यादा कौन करेगा? हस्बैंड। तो हर तरफ से जो है हस्बैंड सफ़र कर रहे हैं आज के टाइम पे। अच्छा, और इस केस में अगर पत्नी का कोई रिलेशन भी है, हुँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो इसमें भी केसेस में मेंटेनेंस वाइफ को ही मिलेगा? अब हाँ, ये बहुत अच्छा जबकि आपने पति सेफ है, आप सही है। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर आप सेक्शन 125 सीआरपीसी की बात करेंगे, जो कि ये बात करता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। अगर अब जो उसकी वाइफ है वो अडल्ट्री में रह रही है, तो वो उसको मेंटेनेंस नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप, ये तो हमने लॉ को देख लिया जो लॉ कहता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पर जाओगे, तो कई बारी कोर्ट ये बोल देती है कि अगर सिर्फ वाइफ ने एक बार अगर किसी के साथ अडल्ट्री कर ली उसने, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अच्छा। अगर वाइफ कंटिन्यूअसली अडल्ट्री कमिट कर रही है या फिर किसी और के साथ रह रही है, तब इस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रूफ कैसे करोगे आप ये बात? अब प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी वाइफ का फ़ोन चेक करोगे कि लाओ दिखाओ तुम किससे बात करती हो, तो वो उसके लिए एक मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी। वो फिर आपके खिलाफ एक केस फाइल कर देगी अच्छा, कि फ़ोन चेक करना भी मेंटल क्रूरल्टी है? बिल्कुल, वो उसके लिए बन जाएगी मेंटल क्रूरलिटी। अब केस फाइल कर देगी आपके अगेंस्ट कि ये मेरे को परेशान कर रहा था, इसलिए मैं इसका घर छोड़कर चली गई। बार-बार मुझे ताना मार रहा था कि तू किसी और से बात करती है, तो ये मेरे लिए मेंटल क्रूरलिटी हो गई, इसलिए मैं इसका घर छोड़कर चली गई। अब ये जहाँ भी जाएगी, मान लीजिए अगर हस्बैंड के साथ वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन उसका घर यूपी में है, तो वो यूपी में चली जाएगी और वहाँ केस फाइल कर देगी मेंटेनेंस का। और हस्बैंड को कोर्ट की अपीयरेंस के लिए यूपी जाना पड़ेगा, जो कि अतुल सुभाष के केस में भी हुआ। अतुल सुभाष भी यही कह रहा था कि मैं बैंगलोर में काम करता हूँ और मुझे अपने जॉब से छुट्टी लेकर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, छुट्टी लेकर कोर्ट की अपीयरेंस के लिए वहाँ जाना पड़ता था। तो ये बहुत डिफ़िकल्टी है किसी और भी हस्बैंड के लिए। और यही अगर फ़ोन पत्नी पति का चेक करे तो हम भी केस डाल सकते हैं? आप आप डाल सकते हो, लेकिन होगा कुछ नहीं। क्यों? अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें, तो ये तो दिक्कत हो जाती है। अब ये हस्बैंड के लिए मेंटल क्रूरल्टी हमने मान लिया कि हुँ, उसकी वाइफ बार-बार उसका फ़ोन चेक कर रही है कि हुँ। तू किसी और से बात करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? डिवोर्स लेगा। लेकिन जैसे ही वो डिवोर्स की पिटीशन डालेगा, मैं दोबारा वही बात रिपीट करूँगा, वो फिर पता नहीं 10 केस डाल देगी आपके खिलाफ। तो हस्बैंड कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो हस्बैंड के पास कोई राय है, मतलब उपचार नहीं हस्बैंड है के बचने पास का? अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, कुछ नहीं है, बस एक्सेप्ट डिवोर्स। और डिवोर्स में भी उसको बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। वो भी बिना पैसा दिए तो नहीं हो अब पाएगा। हाँ, लॉयर से मिलेगा, लॉयर को पैसे देगा। अब डिवोर्स डिवोर्स होने में भी टाइम लगेगा। फिर उसकी वाइफ़ पता चले उसका घर छोड़कर चली गई। मैं ओपनली बोल सकता हूँ ये कि कई केसेस में तो वाइफ़ खुद से फ़िनाइल पी लेती है। अगर वो फँसाना चाहे अपने इन-लॉज़ को, तो ईज़िली फँसा सकती है। उसको कुछ नहीं करना है, अपना कपड़ा थोड़ा-सा फाड़ लेगी या फिर फ़िनाइल पी लेगी और चली जाएगी थाने।
कि इन्होंने मेरे को असॉल्ट किया, इन्होंने मेरे को मारा पीटा है, तो आप इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करो। तो और एफआईआर होते ही जेल। एफआईआर होते ही जेल। लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा कि 498 का ट्रेंड चल गया था कि वाइफ को कुछ भी हो रहा है अपने इन लॉज के अगेंस्ट जाकर एफआईआर करा दे रही है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस चीज़ को देखा कि 498 का जो है मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू करी थी कि अगर 498 ए की एफआईआर किसी हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट होती है तो उसको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, फिर पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या सच में यहाँ पर इन वाइफ के साथ क्रूरलिटी हुई है कि नहीं। अगर पुलिस को लगता है कि हाँ हुई है तो फिर अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेल मिल जाती है और एफआईआर भी क्वैश हो सकती है अगर आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें। तो क्या इसमें पुलिस का रोल ये रह जाता है कि आप पुलिस भी पैसा खा के दफाएं लगा सकती है एक्स्ट्रा? बिल्कुल, पुलिस ये है कि अगर कोई विक्टिम है उससे भी पैसे लेगा और अगर कोई अक्यूज्ड है तो उससे भी पैसे लेगा। और कई बारी तो देखिए अगर हम किसी और केस की बात करें तो देखिए इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करेंगे ना इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर कई बारी जो अक्यूज्ड होता है उससे पैसे ले लेते हैं, जो कई एविडेंस भी छुपा देते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में आपका फेवर करेंगे। तो पुलिस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट में जो मैटर जाता है तो जैसे एफआईआर हो गई, फिर उसके बाद चार्जशीट जाएगी कि पुलिस ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा, क्या क्या इसमें विटनेस थे, क्या क्या सीसीटीवी फुटेज जो भी थी। लेकिन अगर पुलिस को छुपाना चाहे तो छुपा सकती है ना। तो इसलिए कई केस में ये भी देखा जाता है कि पुलिस अक्यूज से पैसे ले लेती है। अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हुई है, जैसे मान लीजिए रेप के अंडर में, तो इसमें तो पुलिस ऑफिसर की बहुत ड्यूटी बन जाती है कि लड़की को 164 का स्टेटमेंट कराना है, तुरंत सारी चीज़ देखनी है, तो वो नहीं चाहते हैं। कई मैंने रेप के केसेस भी देखे हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर जल्दी एफआईआर लॉन्च करने के लिए रेडी नहीं होते। जी, बिल्कुल। और इसी बात से मैं एक और सवाल उठता है कि कहीं मैं कल पढ़ रहा था क्योंकि आपसे सवाल जवाब करने थे, तो कहीं पे लिखा था कि मैं पुलिस को पर्ची देने गया कि मेरे यहाँ पे मेरे को पत्नी बहुत परेशान करती है। एक इंटीमेशन जो लेटर हम पुलिस में देते हैं, जो पहला स्टेप कहा जाता है कि आप पुलिस को ज़रूर एक बार इन्फॉर्म कर दें, हम्म। कि आप एक बता के रखें कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, ताकि आपके पास कंप्लेंट। हाँ, एक अर्जेंट मतलब तुरंत आप पे कार्रवाई ना हो जाए। हम्म। तो वो जब पर्ची देने गया वहाँ पे, वो हम्म। जो कंप्लेंट देने गया, तो पुलिस ने उसकी कंप्लेंट नहीं ली, हम्म। और अगर वो पत्नी गई कंप्लेंट लेने तो पुलिस ने सबसे पहले कंप्लेंट पत्नी की ली। क्योंकि ऐसे क्यों? उसके फेवर में लॉ है ना। अब अगर हस्बैंड जाता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन ले लेंगे, कहेंगे कि ठीक है मैंने आपकी कंप्लेन ले ली, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसीविंग दे देंगे। लेकिन कई केस में रिसीविंग भी नहीं देते, हाँ, कहते हैं कि रिसीविंग ये, भी नहीं दिया जाता है। कई केस में रिसीविंग भी नहीं देते, कहते हैं कि भाई ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाओ, हम क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर किसी केस में ये होता है कि हस्बैंड के साथ अगर किसी भी तरीके से क्रुएलिटी हो रही है, मान लीजिए मार पिटाई हो रही है, मान लीजिए किसी भी तरीके से उनको टॉन्ट किया जा रहा है, मेंटल क्रुएलिटी या फिर फिजिकल क्रुएलिटी, तो हस्बैंड को ये करना चाहिए कि प्रूफ कलेक्ट करके रखे। जितने से ज़्यादा प्रूफ कलेक्ट करेंगे वो उतना आपको फ्यूचर के कोर्ट केस में काम आएगा। दूसरी चीज़ ये करनी है कि एक कंप्लेंट दे देनी है पुलिस को कि ये कंप्लेंट इसलिए काम आएगी कि अगर कल होकर उल्टा वाइफ नहीं डोमेस्टिक वायलेंस की या फिर किसी भी चीज़ का केस फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट, तो हस्बैंड उस सिचुएशन में बोल सकता है कि ये जो सारी चीज़ थी ये एक्चुअल मेरे साथ हो रही थी और मैंने कंप्लेंट भी दे रखी है पुलिस को। तो तब थोड़ा सा उस समय अगर आपने कंप्लेंट दे रखी होगी तो वो आपको थोड़ा डिफेंड करेगी। तो अगर लड़की जाती है पुलिस के पास, वो हम्म। कहती है कि मैं आपको देने को तैयार हूँ, व्हाटएवर यू वांट, हम्म। आप रिलेटिव्स का भी नाम डाल दो, इनके भाई का भी नाम डाल दो, बहन का भी डाल दो, जीजा का भी डाल दो, तो पुलिस कर सकती है? कर सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि मान लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ये, तो पुलिस कर देगी। अगर लेकिन इसमें ये डिफेंस रहता है हस्बैंड के पास या हस्बैंड के इन लॉज के पास कि अगर इस केस से उनका किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है कोई भी, कि मान लीजिए कि हस्बैंड की बहन है, वो आउट ऑफ दिल्ली रह रही है और उसने उसका भी नाम डाल दिया, तो वो उस केस में अपना नाम हटवा सकती है, क्वैश करा सकती है एफआईआर। तो एफआईआर क्वैश हो भी जाती है और किसी में नहीं भी होती है। तो ऐसे केसेस में उमर भाई, लॉयर कैसे सजेस्ट किया जा सकता है कि ये हमारा बेस्ट लॉयर हो सकता है मेरे को बचाने के गुड लिए? क्वेश्चन। अब देखिए इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे आपका किसी भी तरह का केस आया, आपको कोई लॉयर हायर करना है कि मान लीजिए मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे अब एक लॉयर हायर करना है, तो बेटर ये है कि आप 2-3 लॉयर से कंसल्ट करिए, ठीक है, जो कि लोग करते नहीं है। अब हम्म। लोग क्या है कि किसी भी एक लॉयर के पास गए
उसने जो बोला मान गए उनकी बात, उनको फीस दे दी, कर लिया काम। लेकिन नहीं, अगर आप पहले किसी भी 2-3 लॉयर से कंसल्ट करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 3 लॉयर से मिलोगे एक चीज़ को लेकर, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन लॉयर कितना मुझे सही सजेशन दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके केस में बेस्ट लॉयर मिले, तो आप 2-3 लॉयर से कंसल्ट कर लो उस चीज़ को लेकर कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, मैं क्या करूँ? तो आपको एक थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा। तो कोई ऐसे पॉइंट्स, जैसे अगर मैं कोई सवाल किसी लॉयर से पूछूं ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ वो उसको नॉलेज रखता है, कोई ऐसे सवाल पर्टिकुलर कोई हम पूछ सकते हैं अगर कोई जा रहा है किसी लॉयर को कंसल्ट करने? नहीं, देखिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अगर किसी अच्छे लॉयर के पास जा रहे हैं, तो आप उनका ये देख सकते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया पर है, तो उनको कितने लोग फॉलो करते हैं। आप उनका कमेंट्स सेक्शन चेक कर सकते हैं कि अगर कि लोग उनके कैसा कमेंट कर रहे हैं, कि अच्छा कर रहे हैं या बेकार कर रहे हैं। या फिर अगर आपने देखा होगा कई बार गूगल पर रिव्यू भी देते हैं लोग, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो उमर भाई चलिए, अब नेक्स्ट अब सवाल हो गया, ये तो हो गया शादीशुदा ज़िंदगी का लेके। इससे पहले जब हम दोस्त होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बहुत सारे वादे वादे किए जाते हैं कि हुँ, मैं शादी करूँगा, और वो नहीं होती है शादी। हुँ। तो उसमें भी क्या लड़के सफ़र कर सकते हैं? केस हो सकता है, जेल हो सकती है? लड़के सफ़र नहीं कर सकते, लड़के ही सफ़र करते हैं। अच्छा। हाँ, आप ये बोलिए लड़के ही सफ़र करते हैं। लेकिन देखिए, अभी जो हमारा नया कानून आया है जो कि आईपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता, जो जी, कि 1 जुलाई से लागू हो गया है। बिल्कुल। अब 1 जुलाई से जो पहले था आईपीसी, उसमें क्या होता था कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके, और बाद में वो मुकर जाता है, तो लड़के के अगेंस्ट रेप के अंडर एफआईआर होती थी, जो कि बहुत एक सीवियर ऑफेंस है। रेप सुनने में खतरनाक लगता है, ठीक है? लेकिन ये जो अगर उन्होंने जो भी रिलेशन बनाया था, वो तो आपसी सहमति म्यूचुअल से में, बनता है, यस। म्यूचुअल बनाया था। लेकिन रेप क्यों? अब इसी चीज़ में जो बीएनएस में आया है, बीएनएस में एक अच्छा हुँ, प्रोविज़न है हुँ, कि अलग से सेक्शन बना दिया गया है। इसको रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। हुँ। इसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस लेके रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो इसका एक सेक्शन 69 बना दिया गया है। अब सेक्शन 69 पर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है जब से ये नया वो आया है। अब लड़के जो कह रहे हैं कि ये जो है हमारे अगेंस्ट है ये। अब देखो अगेंस्ट तो है ही, वो आप कह सकते हो। इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि ये सेक्शन 69 जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉमिस तो दोनों करते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ लड़का क्यों सफ़र करे? अब कई केसेस में, अब कोई एक लड़का है, आप अज्यूम कर लीजिए एक लड़का है, वो किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है? उसके ऊपर वो लाखों रुपए खर्च कर देता है, लाखों क्या, कई उसको गिफ्ट महँगे-महँगे गिफ्ट देता है, कई बार कार भी गिफ्ट कर देता है, बड़े-बड़े शोरूम से उसको शॉपिंग कराता है, और लड़की का मन बदला, कोई और अच्छा लड़का पसंद आ गया, छोड़ के चली गई। अब लड़का क्या करेगा? बस रोएगा, धोएगा, सिगरेट वो पिए, वो केस नहीं कर सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, लड़का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर लड़की ने उससे कुछ लोन लिए थे, कि जैसे कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं बाद में दे दूँगा, तो वो पैसा रिकवर कर सकता है। वो ये लोन कैसे, मतलब अकाउंट में ट्रांसफ़र होने चाहिए पैसा? ज़रूरी नहीं है, वो आपको प्रूफ़ करना पड़ेगा फिर। लेकिन आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते हो। लीगल नोटिस में आप सारी चीज़ मेंशन कर सकते हो। लीगल नोटिस से अगर वो आपका पैसा रिटर्न कर देती है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग नहीं करते। फिर आप रिकवरी का सूट फ़ाइल करोगे, वो भी 2-3 साल च चलेगा। अच्छा, अगर समझ लीजिए एक लड़के ने लीगल नोटिस भेज दिया हुँ। और लड़की ने पलट के बोल दिया, कुछ और सेक्शंस लगा दिए। हाँ, यही चीज़ होता है। आप लीगल नोटिस भेजो, वो आपके खिलाफ पता नहीं किस-किस सेक्शन के अंडर कंप्लेंट करा देगी, एफआईआर भी करा सकती है। आप बोलोगे कि आप तुम्हारा से पैसे लूँगा, और लड़की बोलेगी ठीक है मैं रेप के अंदर एफआईआर करा दूँगी। अब लड़का क्या करेगा कि भाई कोई नहीं, पैसे ले, तू निकल अपने रास्ते, मुझे रेप-वेप में नहीं आना है। क्योंकि एक बार रेप के अंडर एफआईआर रजिस्टर हो गई, तो आपका तो नाम खराब ही खराब है, सोसाइटी में से तो आपकी इमेज पूरी गई, ठीक है? पुलिस घर वाले से कॉलर, पुलिस आएगी, एफआईआर के बाद सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जैसे ही एफआईआर लॉन्च करेगी, पुलिस तुरंत उसके घर जाएगी, लड़के को पकड़ के ले जाएगी। अब लोग उसे किस नज़र से देखेंगे कि ये रेपिस्ट है? इज़्ज़त गई, नौकरी इज्जत गई। गई, नौकरी गई, सब चीज़ गई। कहाँ आपकी इज्जत रह जाएगी, आप बताओ? लड़के को तो सफ़र करना पड़ रहा है। तो सिंगल रहना चाहिए अब? सिंगल शादी-वादी कर सकते हैं या नहीं अब नहीं, उमर भाई? अब दे अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें तो शादी करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कब वाइफ आपके खिलाफ कुछ केस फाइल कर दे। लेकिन ये है कि एक हस्बैंड के अगेंस्ट रेप की एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई अनमैरिड है,
अगर उसकी गर्लफ्रेंड चाहे उससे बदला लेना तो ले सकती है। अब अगर बाद में आप एफआईआर भी क्वेश कराने जाओ तो आप सोचो ना कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, मान लो बाद में उसको बेल भी मिल गई, हाई कोर्ट से जाकर उसने एफआईआर भी क्वेश करा ली, उसका कितना पैसा लगा, उसकी रिस्पेक्ट जग गई, रिस्पेक्ट आ जाएगी? नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 69 बीएनएस। अब इसमें वो क्या कहता है? सेक्शन 69 बीएनएस में आपने हर वीडियो देखी होगी जिसमें लोग यही बोल रहे हैं कि अगर कोई लड़का शादी का वादा करके किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, बाद में अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है, तो लड़की जाकर कंप्लेन कर सकती है पुलिस स्टेशन में जाकर, लड़के के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगी, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लड़के को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में 3 चीज के बारे में बताई गई है। एक तो मैंने आपको बता दिया, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। दूसरा, पहचान छुपाकर शादी करना। नाउ द क्वेश्चन इज, पहचान छुपाने के क्या मतलब हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, अब पहचान छुपाने का ये अज्यूम किया जाता है, से फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैंने किसी हिंदू लड़की को ये बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ, तू मेरे से शादी कर ले, और लड़की को बाद में पता चल जाता है कि ये तो मुस्लिम है, तो ये तो इसमें आ जाएगा कि पहचान छुपाकर शादी करी है, तो लड़के के खिलाफ इस सेक्शन के अंडर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। ओके। अब इसमें ये 2 चीज़ हो गई, और तीसरा इसी सेक्शन में ये चीज़ कहा गया है कि अगर आप किसी लड़की को कहते हो कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दिलवा दूंगा या फिर आपका प्रमोशन करा दूंगा, आपने देखा होगा कि कंपनी में प्रमोशंस होते हैं, अगर किसी सीनियर ने ये बोलते कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा तो मेरे साथ फिजिकल कर लो, अब उसने फिजिकल कर लिया, बाद में उसका प्रमोशन नहीं दिलाता है, तो भी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो सकती है इस सेक्शन के अंडर। तो 3 चीज़ के बारे में बात करी गई है सेक्शन 69 में, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। उमर भाई कॉफी पीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला कि प्रमोशन का वादा करके फिजिकल होने की बात करते हैं, तो इसमें भी तो झूठे केस फाइल हो सकते हैं कि उन्होंने बोला प्रमोशन का वादा किया, कौन प्रूफ कर पाएगा ये? तो फिर अब वो जब ट्रायल चलेगा तब आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जो लड़का है जी जी, वो ट्रायल में प्रूफ करेगा ना। मतलब केस वो तब भी कर सकती है। केस तो कर सकती है, केस करने से तो कोई रोक थोड़ी सकता है। अगर आप आज के टाइम पर देखोगे, रेप के अंडर भी एफआईआर लॉज, फेक एफआईआर लॉज हो रही है। अब लड़का बाद में कितना भी अपना इनोसेंस प्रूफ करता रहे, वो तो मैटर नहीं करता है ना। जैसे पॉश लग जाता है किसी, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं तो ऑफिस में पॉलिसी होती है कि अगर लड़की ने आपके कंप्लेंट किया तो आपके पास पॉश, जो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। देखिए लड़की इसमें ना, बेसिकली जो कॉर्पोरेट के जो ऑफिस होते हैं वहां पर भी इनकी अपनी कमेटी होती है, आप कमेटी में भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ कुछ सीवियर ऑफेंस हो गया है तो आप डायरेक्ट थाने में जाओगे ना। कमेटी क्या कर लेगी? कमेटी एफआईआर थोड़ी कराएगी, एफआईआर तो पुलिस वाले ही करेंगे। तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और फेक एलिगेशन भी लग सकते हैं। और इसमें चांसेस ज्यादा फेक एलिगेशन के ही होते फेक होंगे। एलिगेशन भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और अब जितने केसेस आ रहे हैं उमर भाई, उसमें कितने सच हैं कितने झूठ हैं, कोई डाटा है जैसे? देखिए, लेकिन इसमें मैंने ये नोटिस किया, लड़कों की गलती रहती है इस केस में। अच्छा। इस केस में लड़के की गलती रहती है, लड़के अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो आजकल मैं देख रहा हूँ। कल से मैंने आपको कल भी बताया था, कल मेरे पास अराउंड 150 लड़कियों के कॉल आए सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि मेरे साथ फिजिकल कर लिया, वो शादी नहीं कर रहा। तो मैं लड़कों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते तो उसके साथ फिजिकल भी मत करो, है ना। अगर आप किसी से शादी नहीं कर सकते तो फिजिकल भी मत करो। तो चाहे वो म्यूचुअली हुआ हो, लड़की भी एग्री हो, हाँ, उससे फर्क नहीं इसका पड़ता। कोई टाइम लिमिट भी है कि इससे ज्यादा बाद आप केस नहीं कर सकते? नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि 1 साल पहले कुछ इनके, टाइम लिमिट कोई कुछ टाइम लिमिट नहीं है, कोई कभी टाइम। भी हम जाके लड़की जाए तो चाहे केस कर लेकिन सकती है? आपकी कंप्लेंट स्ट्रांग तभी होगी ना जब आप जल्दी जाओगे। हाँ। अगर आप जल्दी जाओगे, आप बोलोगे कि अभी अभी इसने ये इस चीज़ मेरे साथ किया है, तो पुलिस वाले एफआईआर आपके मैटर को सीरियस लेंगे, वरना पुलिस वाले एफआईआर करने से मना कर देंगे। अगर पुलिस वाले एफआईआर करने से मना कर देते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन बच जाता है कि आप डीसीपी को कंप्लेंट दोगे, ठीक है, जो भी आपके एरिया में एसपी है, डीसीपी है, ठीक है। अगर वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप फिर 156(3) लगा के कोर्ट में जाओगे। तो इसमें पूरा प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है। लेकिन इसमें दूसरा, लड़के भी कई गलती कर जाते हैं। अब जैसे मैं एक पर्सनल अपना केस बताऊंगा कि उसमें एक लड़की मेरे पास आई, हमारी क्लाइंट थी, वो कह रही थी कि सर एक लड़का है, उसने मेरे साथ फिजिकल कर लिया है, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी उसने उसका अबॉर्शन भी करवा दिया था, ठीक है, ये बोल के कि तू अभी इस बच्चे का अबॉर्शन करा ले, मैं तो तुझसे शादी करूंगा ही, मैं कामयाब नहीं हूँ इतना, मैं सेटल नहीं हूँ ना, मेरे घर वाले मानेंगे, तो हम बाद में शादी कर लेंगे। तो लड़की ने कहा कि ठीक है। लेकिन जब लड़के का इन सब चीज़ से करने से मन भर गया तो वो किसी और लड़की के पास चला गया, इस लड़की को इग्नोर करने लग गया। ये लड़की मेरे पास आई,
तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एफआईआर कराने से पहले एक बार लड़के को मौका देते हैं, क्योंकि मेरा जो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैंने उससे बोला कि देखो, अगर तुम क्या चाहती हो। लड़की ने बोला कि मैं उससे बस शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा अगर मैं शादी करवा दूंगा तो फिर तो केस नहीं करोगी, क्योंकि देखो इसमें लड़के ने तो कोई रेप तो किया नहीं है, क्योंकि जो सारी चीज़ हुई है अपनी कंसेंट से हुई है ना। हम्म। तो उस लड़के ने कहा कि घुमा फिरा दिया, शादी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है भाई मत कर, मैंने तो तुझे एक ऑप्शन दे रहा था अच्छा खासा। तो मैंने कहा, मैंने कंप्लेंट बना के दे दी लड़की को, उसने कर दिया। और ये जो जब लड़की ने फिजिकल किया था आपस में, ये 1 जुलाई से पहले का था। अच्छा। 1 जुलाई से पहले का था, तो तुरंत 376 में एफआईआर लॉन्च हुई है। 376 में पुलिस ने तुरंत उस लड़के को द्वारका से उठाया है। दिल्ली का मैटर अब कहाँ है वो लड़का? है, जेल में। एक 1.5 महीने पहले की बात है। फिर बाद में लड़की के पैर पड़ता है कि मुझे माफ कर दे, तू केस वापस ले ले। आजकल जो चलन चल रहा है उमर भाई, उसमें तो ये लिखा है कि लड़के ही रो रहे होते हैं और लड़कियां फायदा उठा रही होती है। ये मैंने आपसे पहली बार केस सुना कि लड़के भी ऐसा कर रहे नहीं, हैं। मैंने आपको स्पेशली जो बताया वो इस केस में बताया है। लेकिन अगर आप लड़कों के भी फोन आते होंगे आपके पास कि ऐसे मेरे पे इस फेक हाँ, एलिगेशन लगाया गया है? तो लड़के के पास यही ऑप्शन बचता है कि अगर एफआईआर हो गई है तो एंटीसिपेटरी बिल लगा दो। अगर तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है तो लगा दो एंटीसिपेटरी बिल। लेकिन एंटीसिपेटरी बिल लगाने के लिए आपके पास हेवी एविडेंस भी होना चाहिए। कोर्ट जल्दी ग्रांट नहीं करती एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेटरी बिल उसे कहते हैं अरेस्ट होने से पहले जो बिल ली जाती है। हम्म। अब अगर आप एंटीसिपेटरी बिल लगा दो, क्या पता कोर्ट आपको दे दे। या फिर ये है कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बिल कोर्ट ग्रांट कर देती है, देन आप हाई कोर्ट मूव करो, एफआईआर क्वैश कराओ। अब जो लॉयर आपके लिए एंटीसिपेटरी बिल लगाएगा वो सोचो कितना पैसे लेगा। और हर वकील की अपनी अपनी फीस है। अगर आप बहुत हाई फाई वकील ढूंढते हो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, तो आप दो एंटीसिपेटरी बिल के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए। तो जैसे समझ लीजिए कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, हम्म, लड़की दिल्ली और लड़का भी दिल्ली का है, बट लड़की समझ लीजिए हम कहें कि मुंबई से, तो मुंबई केस करेगी जाके? ये मैटर करेगा, जुडिक्शन का आता है खेल कि फिजिकल कहाँ हुआ था। ओके। जहां पर फिजिकल हुआ था वहां का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पर जुडिक्शन बनेगा। अब क्या पता छुट्टी मनाने कहीं गए हो। छुट्टी तो जीरो एफआईआर हो जाएगी ना, जीरो एफआईआर हो जाएगी। लेकिन इसमें लॉयर दिमाग क्या लगाते हैं। अब जैसे मैं आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए वो दोनों, मान लीजिए कोई ट्रिप पर गए थे, हाँ। मसूरी गए, दोनों हाँ। दिल्ली के थे। हाँ। मसूरी में फिजिकल हुआ। अब जो उस वकील के पास जाएगी लड़की कि लड़के ने तो मसूरी में मेरे साथ ये सारी चीज करी थी, लेकिन अगर हम बात करें तो जुडिक्शन तो नहीं बन रहा है। हाँ। तो वकील कहेगा कि तू यहाँ का जुडिक्शन बना दे। कंप्लेंट ही तो लिखना है, कंप्लेंट में तो ही लिखना है। आप हाँ। बोल दो कि यहाँ पर भी हमने फिजिकल किया था। वो तो ट्रायल का मैटर है ना, जब ट्रायल में हाँ। चलता रहेगा तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। तब तक तो लड़का अरेस्ट हो चुका रहेगा। तो उमर भाई कोई एग्रीमेंट ऐसा होता है कि हम पहले से ही करके रखें कि बच जाएं, कुछ ऐसा उपाय, कोई ऐसे सॉल्यूशन, कोई एग्रीमेंट, प्रीनप एग्रीमेंट जो मैं कहूंगा कि आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, ये क्या है? ये प्रीनप, जो प्रीनप्चुअल भी बोलते हैं इसको, प्रीनप भी बोलते हैं। बेसिकली अतुल सुभाष के केस के बाद ही चल रहा है। हम्म। लेकिन प्रीनप का थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। प्री मतलब प्रायर, और नेप्चुअल मतलब रिलेटेड टू मैरिज। हम्म। अगर हम यूरोप कंट्रीज के लॉ देखें तो वहां पर ये एग्रीमेंट वैलिड है। हम्म। उसमें ये सारी चीज हस्बैंड वाइफ पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है, मेंटेनेंस की बात आती है या एलिमनी की बात आती है या बच्चे की कस्टडी की बात आती है, तो वो पहले डिसाइड करके रख लेते हैं ताकि कोई भी फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। लेकिन ये इंडिया में इलीगल नहीं है। आप इंडिया में ये नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मेंटेनेंस के लिए लॉ बन रखे हैं। क्योंकि अगर आप ये एग्रीमेंट बना लोगे, प्रीनप एग्रीमेंट बना लोगे, तो जो इसके लिए ऑलरेडी से लॉ बने हुए हैं, आप उस एक्ट को बाईपास कर रहे हो ना। तो अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो हमारे किसी भी एक्ट को बाईपास कर रहा है तो वो इलीगल माना जाएगा और उसकी किसी भी तरीके से वैलिडिटी नहीं है। ये चीज़ कहता है सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अतुल सुभाष के बाद ही, कि जैसे कि लड़की एलिगेशन लगा देती है कि दहेज मांगा है, दहेज के लिए परेशान किया है, तो आप एक ये बना सकते हो, एक एग्रीमेंट या एमओयू जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आप उसमें ये बना सकते हो कि लड़की के घर वालों से मैंने कोई दहेज नहीं लिया। आप पहले ये चीज़ लिखवा लो। अगर लड़की के घर वालों ने लड़की को कुछ दिया है तो वो प्रॉपर तरीके से सारा जो चीज़ भी है, जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, तरह तरह की चीज़ें होती है शादी में, अगर उन्होंने दिया है तो वो सिर्फ लड़की को दिया है, लड़के ने किसी भी तरीके का दहेज नहीं लिया। अगर कल होकर केस होता है तो वो जो आपने एग्रीमेंट बनाया होगा वो आपको डिफेंड करेगी। एक सेकंड, लास्ट सवाल, अब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो है ये पूछा है, अभी कमेंट में भी आया था कि मेंटेनेंस कैसे कोर्ट तय करती है? अगर
क्या कोई बेसिस, कोई परसेंटेज रहता है? कैसे सेट होता है ये पूरा प्रोसेस देखिए मेंटेनेंस? अब मान के चलिए अगर वाइफ ने अगर मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल कर दी है तो कोर्ट जो है ना नॉर्मली जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि हस्बैंड की जितनी भी सैलरी है उसका 25 33% मैक्सिमम, मतलब 33% जितनी भी उसकी बन रही है यानी हस्बैंड की सैलरी का 1/3 वो एज अ मेंटेनेंस उसको वाइफ को देना पड़ेगा। अब जैसे अतुल सुभाष का मैटर आया, अब आपने देखा होगा कि अब लड़की मन मर्जी करती है इसमें, हुँ। कुछ भी मेंटेनेंस मांग लिया। अब लड़का कमा रहा है महीने का 50,000 और तुम मेंटेनेंस ही मांग रहे हो 60,000, तो वो कहाँ से देगा? अब इसमें कोर्ट ने अभी रिसेंटली जजमेंट आई है कोर्ट ने इसमें 8 फैक्टर बताया कि फैमिली कोर्ट को ये सारी चीज़ देखना चाहिए। अब उसमें क्या क्या है? अब इसमें सबसे पहला ये देखना चाहिए कि दोनों पार्टी का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। हस्बैंड के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितना इनकम का क्या क्या सोर्स है, वाइफ के पास कितना है, ठीक है। फिर दूसरा ये भी देखा जाएगा कि हस्बैंड के ऊपर कितने डिपेंडेंट है, क्योंकि फाइनली हस्बैंड को ही तो मेंटेनेंस देना है, तो उसके ऊपर मदर कोई और डिपेंडेंट है कि नहीं। जैसे उसकी कोई बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, तो ये भी देखा जाएगा। फिर ये भी देखा जाएगा कि दोनों पार्टीज़ की क्या क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए अगर वाइफ अच्छी खाली वेल क्वालिफाइड है हुँ। तो वो जॉब भी तो कर सकती है, हुँ। ठीक है। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर कोई वाइफ है, अगर उसके पास लॉ की डिग्री है या फिर कोई भी मतलब प्रोफेशनल डिग्री है, पढ़ी लिखी है, तो वो जॉब कर सकती है। ये भी देखती है कोर्ट। और दूसरा कोर्ट ये भी देखती है कि अगर लड़की का कैसा लाइफस्टाइल था शादी से पहले अगर कोई अमीर घर की लड़की थी तो उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, तो वो लाइफस्टाइल हस्बैंड को प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, ठीक है, शादी के बाद भी। और फिर इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर इसमें वाइफ की क्या बेसिक नीड है, कि दवाई है, कपड़ा है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटी में, ठीक है। बच्चे की क्या बेसिक नीड्स है, फूड है। अब ये सारी चीज़ तो नहीं रोक सकते हो, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, ये सारी चीज़ तो नहीं रोक सकते हो। और इसमें एक और है कि अगर कोई वाइफ है, अगर वो क्वालिफाइड है, कुछ कर सकती थी वो अर्न, लेकिन उसने अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया है। जैसे उनके पास बच्चा हो गया, अगर कोई जॉब करती थी, उसने जॉब छोड़ दिया, तो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छे से मेंटेन करके रखे। तो कुछ फैक्टर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ देखी जाएगी, उस बिहाफ पर फिर मेंटेनेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो मतलब कितने परसेंटेज केसेस में मेंटेनेंस बनता ही बनता है? मैक्सिमम केस में बनता है, क्योंकि अब वाइफ तो यही कह देती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास अर्निंग सोर्स है ही नहीं, तो मुझे मेंटेन कौन चाहे वो करे। जॉब भी कर रही हो तब भी मेंटेनेंस? ये वेरी करता है कि वो किस तरह की जॉब करती है, ओके। ये कोर्ट के ऊपर वेरी करता है। मैंने दोबारा हुँ। बोलूंगा, इसका आंसर कुछ फिक्स नहीं है, हुँ। ये हर केस टू केस वेरी करता है। तो उमर भाई, अब आखिरी सवाल, हम्म, क्या हम प्रॉपर्टी पे भी जो वाइफ है वो शेयर माँग सकती नहीं, है? एज पर लॉ अगर हम बात करें तो वाइफ प्रॉपर्टी में से किसी भी तरीके का शेयर नहीं ले सकती है। मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, एलिमनी ले सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी में से शेयर ऐसा नहीं है। एलिमनी की उसने कि प्रॉपर्टी में से 50% ले लिया, नहीं। अब लेकिन कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि हस्बैंड भी दिमाग लगाते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी या फिर जितने भी इनकम होते हैं वो अपने माँ बाप के नाम पर कर हुँ। देते हैं, क्योंकि हुँ। कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुँ। करना पड़ता है ना। यस। अगर जैसे कि वाइफ ने मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल कर दी, तो कोर्ट कहती है आप दोनों एफिडेविट फाइल करो कि पता चले ना कि दोनों के पास कितने एसेट्स है, कितने प्रॉपर्टी है, इनकम का सोर्स क्या है। तो हस्बैंड वो ये शो करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब जबकि वाइफ तो उसके घर की है, वाइफ को सब चीज़ पता रहता है हुँ। कि ये कितना कमा रहा है। तो इसमें वाइफ क्या दिमाग लगाती है, और वो भी दिमाग उसको किसी ने लॉयर ही नहीं दिया होगा। वाइफ क्या कहती है, अच्छा तू दिमाग लगाएगा, अब मैं भी कपड़े वपड़े फाड़ लूंगी या एसिड पी लूंगी और तेरे घर वालों को सबको फंसा दूंगी रेप के केस में। अब ये तो फिर दिक्कत वाली बात आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो सेटलमेंट ही एक सॉल्यूशन है। सेटलमेंट ही एक सॉल्यूशन है। अगर हाँ, मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई भी डिवोर्स का मैटर आता है तो मैं हस्बैंड को यही सजेशन दूंगा कि आप सेटलमेंट कर लो आपस में जितना भी बन सकता है, क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो वैसे भी तो अगर वाइफ ने मेंटेनेंस की पिटीशन डाली तो जो उसका जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस आ रहा है वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा। वाइफ अपनी जेब से नहीं देगी। अगर उसको केस लड़ रही है, वो समझ रहे हो आप मेरी बात, अगर वाइफ कोई केस मैं लड़ तो रही आपकी बात समझ ही रहा हूँ। अगर हाँ, हाँ, बट मतलब ये कहना शॉकिंग चाह है, हाँ, ये शॉकिंग है बिल्कुल तो शॉकिंग है। हाँ, जैसे कि अगर मैंने एक केस फाइल किया या लड़की हमारे खिलाफ कोई केस फाइल करती तो उसका पैसा भी हमें ही देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें हस्बैंड कहीं ना कहीं कौन सफ़र कर रहा है, हस्बैंड तो सफ़र कर रहा है।
तो इससे बेटर, और तुम भी कहीं ना कहीं फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉयर हायर करोगे, पैसे तुम्हारे फिर भी लग रहे हैं। तो इससे बेटर है कि अगर कोई नई बन रही है तो आपस में बात करो, म्यूचुअली ले लो। चलो जाते जाते उमर भाई आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं कि और कोई कॉल्स आपके पास आती हैं इसके अलावा, कोई इंटरेस्टिंग केस या कोई कॉल आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले टाइम में तो आप सोच नहीं सकते हो कितने डिवोर्स के केसेस आने वाले हैं। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ उसमें, अब उसमें हस्बैंड ये कह रहा था कि मेरी वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाती है, टेस्टी खाना नहीं बनाती है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, डिवोर्स चाहिए। अब बताओ, इस तरह के आते हैं। और डिवोर्स के केस में फिर आपने उसको बता दिया ना कि आपके ऊपर इतने केसेस हो सकते हैं, खाना खा ले? मैंने सब बता दिया, खाना हाँ। खा ले चुपचाप से। जो भी मिल रहा है वो खा ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा और उल्टा तुझे खिलाना पड़ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन डिवोर्स के केस में मैंने ये देखा है कि आजकल ना ईगो ज़्यादा है, एटीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि आजकल की जो लेडी है वो भी इंडिपेंडेंट बन चुकी है। अब उसको भी किसी तरह का डर नहीं है, पढ़ी लिखी है। आपने देखा हो पहले के ज़माने में, अगर आप देखे हो थोड़ा, आप 90s में जाओगे तो उस समय जो वुमन रहती थी हम्म। तो वो कम पढ़ी लिखी रहती थी, हम्म। इंडिपेंडेंट नहीं रहती थी, इसलिए थोड़ी सी दब जाती थी। लेकिन आजकल की लेडीज़ जो होती है वो दबने का नाम नहीं लेती, उल्टा आपको दबा देगी, और सिर्फ आपको नहीं, आपके घर वालों को भी दबा देगी। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हम, इतने जो आजकल हालत है हमारे लोगों की? मैं इसमें जाते जाते यूथ को बस एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा देने की कोशिश भी करता हूँ, कि भाई तुम अपने करियर पे ध्यान दो। 100 बात की एक बात। अब कई केसेस में मैंने देखा है, यंग लड़का जो 23 साल का है, 24 साल का है, उसके खिलाफ एक FIR लॉन्च हो रही है रेप के अंडर या फिर किसी भी और के अंडर। उसकी तो ज़िंदगी खराब हो गई, हम्म। साथ में माँ बाप की इज्जत गई। तो भाई क्यों करना ही क्यों ये सब? आपके फैमिली वाले, आप अपने घर वालों का स्ट्रगल देखो ना। और मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें कोई रिच घर के ज़्यादातर लड़के नहीं रहते, मिडिल क्लास बॉय रहते हैं। घर में ढंग से खाने को है नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे पहले आप अपनी फैमिली को देखो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, देन उसके बाद आप कर लेना ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने अपना करियर साइड कर रखा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करे जा रहे हो। उसमें आप कई बारी दोनों गलती हो जाती है, और कई बारी लड़के भी करते हैं कि जब लड़की उनको छोड़ना चाहती है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। तो लड़की इस सिचुएशन में भी जाएगी, पुलिस में कंप्लेंट करेगी, IT एक्ट के अंडर और IPC के कई सेक्शन के अंडर, नाउ द BNSS के अंदर सेक्शन के अंडर FIR लॉन्च होगी लड़के के खिलाफ, वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर FIR नहीं भी होती है फिर भी पुलिस के पास कोई कंप्लेंट गई, अगर कोई लड़की जाती है पुलिस स्टेशन और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर देगा, तो पुलिस उसे कॉल करेगी, कहेगी देख बहुत सीवियर तेरे अगेंस्ट हो सकता है, बहुत कुछ FIR लॉन्च हो सकती है, चल तू पैसे निकाल, और ये काम दोबारा मत कर दियो। क्योंकि अगर लड़की दोबारा आ गई तो फिर तो FIR करूँगा ही, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले अपना भी तो देखेंगे बिल्कुल। कि चल भाई अब तू मुझे इतना पैसे दे दे, क्योंकि मैं तेरे अगेंस्ट FIR नहीं लिख रहा हम्म। हूँ। लड़की आई थी FIR लिखाने के लिए, उसको बोल दिया कि ठीक है मैं समझा दे रहा हूँ। अब लड़का नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस बोलते हैं तो लड़के डर जाते हैं। हम्म। यही मैं वकील कोई बोलता हूँ ना, समझाता हूँ तो नहीं समझ आता है हम्म। आजकल के यंग बच्चों को। हम्म। लेकिन अगर वही कोई कंप्लेंट हो गई या कोई पुलिस वाला जाके बोलेगा तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। अतुल सुभाष के मैटर में आपने देखा होगा उसके बच्चे की कस्टडी, हाँ। अगर आपको उससे कुछ जी कह जी। रही है। अब जैसे कि अब अतुल का जो उनके पास आई थिंक एक बच्चा है मेरे ख्याल से, यस। एक है ना, आई थिंक, हाँ एक एक है। बच्चा है। अब इस सिचुएशन में अब उस बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, ये हम्म। भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। हम्म। तो हमारा लॉ ये कहता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, कि अगर उसके नेचुरल गार्जियन जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर उनकी एब्सेंस है, जैसे कि फादर तो एक्सपायर हो चुकी है, हम्म। अतुल सुभाष एक्सपायर हो चुका है, जी। उसकी मदर जेल में है, तो इस सिचुएशन में उनके जो ग्रैंडफादर है वो बच्चे की कस्टडी के लिए पिटीशन लगा सकते हैं। अब लेकिन इसमें देखा ये जाता है, कोर्ट बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। कोर्ट ये देखती है कि बच्चे के बेनिफिशियल के लिए क्या बेटर है, बच्चे को इन्वायरमेंट कहाँ अच्छा मिलेगा, बच्चे के एजुकेशन के लिए क्या अच्छा होगा, बच्चे के एथिकल अपब्रिंगिंग के लिए क्या अच्छा होगा, बच्चे की सेफ्टी कहाँ होगी, बच्चे का एजुकेशन कहाँ अच्छा होगा। तो कोर्ट ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करता है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है कि जब भी डिवोर्स की बात आती है तो हर कोई ये पूछता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कि जैसे डिवोर्स का कोई भी केस आया, मेरे पास भी कई आते हैं, कई बोलते हैं कि अगर मेरी वाइफ मेरे से डिवोर्स लेती है, हस्बैंड लेता है, कोई भी हम्म। डिवोर्स लेते हैं या म्यूचुअली लेते हैं, हम्म। तो बच्चे कहाँ जाएगा, बच्चा हम्म। किसके पास जाएगा। हम्म। तो देखिए इसमें कोर्ट ये कहता है कि अगर बच्चे की एज 5 साल से कम है तो बच्चे की कस्टडी जाएगी मदर के पास, हम्म। क्योंकि उस
उस एज में बच्चे को जो है वो मदर की नीड ज़्यादा है। लेकिन अगर बच्चे की एज ज़्यादा हो गई है, जैसे 7-8 साल का हो गया, तो कई बारी कोर्ट बच्चे से भी कोर्ट में पूछ लेती है कि आप बताओ किसके पास रहोगे। तो कोर्ट बच्चे को पूरी प्रायोरिटी देता है। इसमें मैंने ये नोटिस किया है कि कोर्ट ना ही हस्बैंड का फेवर करता है, ना ही वाइफ का फेवर करता है। कोर्ट ये देखता है कि बच्चे के लिए क्या बेटर बेनिफिट होगा, है। बच्चे की वेलफेयर की बात करता है कोर्ट। कोर्ट ये भी देखता है कि अगर जो भी बच्चे की कस्टडी मांग रहा है, क्या वो उसकी सेफ्टी कर सकता है, क्या उसकी एथिकल अपब्रिंगिंग कर सकता है, एजुकेशन कर सकता है, और जो बच्चे की कस्टडी क्लेम कर रहा है, क्या उसके पास खुद इतना पैसा है कि वो बच्चे को संभाल पाएगा। पता चले कस्टडी तो ले ली, बच्चे को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ वेरी करता है। तो आपके पास कोई और सवाल है, हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी आंसर करने के लिए। फिलहाल उमर भाई, थैंक यू, धन्यवाद आपका आने के लिए। आपने बहुत सवालों के जवाब दिए और बहुत इंटरेस्टिंग थैंक यू फॉर कन्वर्सेशन रहा इनवाइटिंग हम मी। लोगों का। और तब तक आप देखते रहिए इन खबर इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।